ओके, तो क्या होगा कि अगर कोई एक लॉ बना रहे हैं, बरोबर है, तो वो आप क्या चीज देख के वो लॉ बनाओगे? ओके, आपके मन में आए वो ऐसा लॉ नहीं बनाना है भाई। एक देयर इज सम पॉइंट्स, वो कंसीडर करो, पहले वो देखो और वो लेके ओके उसको कंसीडर करके आपको एक लॉ बनाना है। जैसे अभी आपने राइट टू एजुकेशन वाला है, 6 to 14 ईयर्स बच्चों को फ्री एजुकेशन देना है, बरोबर है, तो वो क्या हो गया, मतलब एक देयर इज सम सर्टेन पॉइंट्स, मतलब उसने लिखा हुआ है कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल मतलब ये प्रिंसिपल्स है, उसके बेस पे आप ये लॉ बना सकते हो। तो प्रिंसिपल में क्या लिखा है जैसे कि भाई बच्चों को तो पढ़ाना चाहिए, ओके, बच्चों को पढ़ाएंगे तो आगे जाके अपना देश डेवलप होगा, ओके, सबको अच्छा होगा, मतलब दे कैन गो अब्रोड, वहां पे जाके और इंडियन मतलब फॉरेन करेंसी आएगा, ट्रेडिंग होगा, देयर आर सो मेनी बेनिफिट यू आर गोइंग टू गेट। तो क्या करेंगे भाई, वी नो एवरीबडी कि बच्चों को तो पढ़ाना चाहिए, तो अच्छा, तो ये काम करते हैं, गवर्नमेंट ने क्या बोला, ये काम करते हैं हम लोग कि ये एज वाले को हम फ्री में एजुकेशन देंगे, तो उन्होंने फिर वो मैंडेटरी किया। तो एक स्ट्रक्चर है, एक पॉइंट्स है, प्रिंसिपल्स है, उसको फॉलो करके आप उसको मतलब आगे के सब लॉ एंड ऑर्डर फॉर्म कर सकते हो, तो उसको बोलेंगे डायरेक्टिव प्रिंसिपल। ओके, तो पढ़ो अभी, हाँ यहाँ पे मीनिंग ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। Meaning of directive principles. The directive principles are the guidelines to be followed by the government in the governance of the country. Part 4 of the Constitution has the directive principles of state policy under the Articles 36 to 51. The directive principles are not a substitute for laws of the country. They are called directive principles because the government has to take them into consideration while making laws. These principles contain lofty ideas, deep human thought, belief, and knowledge. These principles are not found in any other constitution of the world except those of India and Ireland. आगे बढ़ो. हाँ, सोर्सेज पढ़ लो, इजी है। Sources of directive principles. At the time of drafting of the Constitution, its framers were inspired by five important sources. The Constitution of the Irish Republic, which contains the principles of social policy for the guidance of legislatures. The Declaration of the Rights of Man and Citizens of Revolutionary France. The ideas of Mahatma Gandhi. The fact that the directive principles also contain Gandhian principles is sufficient proof that ideas of Mahatma Gandhi had influenced the framers of the Constitution. The Charter of Human Rights framed by the United Nations. The Universal Declaration of Human Rights was adopted by the United Nations when the Constituent Assembly was deliberating over the Indian Constitution. ओके, फेयर, थैंक यू। सो नाउ द डायरेक्टिव प्रिंसिपल, देखो मैंने बोला वही, आप देखो उसको कनेक्ट करो। द डायरेक्टिव प्रिंसिपल आर गाइडलाइन टू बी फॉलोड बाय द गवर्नमेंट, ओके, इन द गवर्नेंस ऑफ द कंट्री, मतलब कंट्री को चलाने के लिए आपको क्या क्या करना पड़ेगा, बरोबर है, आप आपके मन के हिसाब से नहीं करने का, मतलब देयर आर सम प्रिंसिपल यू हैव टू फॉलो, जैसे एजुकेशन, जैसे वेलफेयर, वेलफेयर मतलब यू नो ऐसा है कि भाई फार्मर्स को सब्सिडी देना है, मतलब कुछ पैसा देना है फार्मर्स को, तो कैसे दोगे, मतलब क्यों देना है, उसके रिलेटेड सब बहुत सारी चीज लिखी है, तो आप उसको क्या करोगे, उसको एक सपोर्ट लोगे, ओके, उसमें प्रिंसिपल में लिखा है यू हैव टू हेल्प द वुमन, यू हैव टू हेल्प द फार्मर्स, बिकॉज क्या होता है भाई, मालूम है ड्रॉट होता है, फ्लड होता है, फार्मर ही नहीं बचेंगे, क्या खाएंगे फिर, तो उन्होंने बोला है प्रिंसिपल में कि भाई यू हैव टू हेल्प। तो अभी गवर्नमेंट क्या करेगा, अच्छा उसको लिखा हुआ है कि फार्मर को हेल्प करना है, अभी कैसे करना है, क्या करना है, वो गवर्नमेंट अपना तरीका निकालेगी, बराबर, वो बोलेगी चलो भाई एक काम करते हैं कि भाई तुम्हारा अगर समझो खेती खराब हो गया ड्रॉट की वजह से, तो हम उसका पैसा 80% पैसा हम दे देंगे आपको, ठीक है, ऐसा करके वो बोलते हैं, तो वैसा आपको गवर्नमेंट उसको फॉलो करती है, बराबर, अपने हिसाब से वो गवर्नमेंट गवर्नेंस नहीं कर सकती है कंट्री। पार्ट 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है द डायरेक्टिव प्रिंसिपल, कहाँ पे मेंशन किया ये, पार्ट 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हैज द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी अंडर आर्टिकल 36 to 51। तो ये कहाँ पे लिखा है, आर्टिकल 36 to 51 के अंदर ये पूरा लिखा हुआ है, ठीक है, इसका भी एक समराइज आप कर सकते हो, देखेंगे अगर उन्होंने कोई क्वेश्चन पूछा हुआ है इसके बेस पे, तो वी कैन समराइज, एक पेपर पे 10-12 ऐसा रहेंगे आर्टिकल के ऊपर, मतलब कौन से आर्टिकल में क्या चीज है, वो लिखो, खत्म, आपका इजी हो जाएगा। द डायरेक्टिव प्रिंसिपल आर नॉट ए सब्सटीट्यूट फॉर लॉ, तो वो क्या है, लॉ नहीं है एक्चुअली, मतलब अगर ऐसा है कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल में लिखा है कि फार्मर को हेल्प करना है, तो अगर फार्मर को हेल्प नहीं करेगा तो आपको जेल होगी, नहीं भाई, जेल नहीं होगी,
उन्होंने बोला है फार्मर को हेल्प करना है, ओके। गवर्नमेंट को कुछ आप पनिश नहीं कर सकते हो उसके लिए कि भाई अरे तुमने तो गवर्नमेंट आपको बोला है फार्मर को हेल्प करना है, बच्चों को पढ़ाना है, वुमन को मतलब एक कोटा सिस्टम देना है वुमन को, ओके, उसको एक अलॉटमेंट देना है पढ़ाई के लिए, तो आपने क्यों नहीं दिया, तो अभी आपका गवर्नमेंट वैलिड नहीं है। ऐसा नहीं कर सकते। एक आपको एक बेस दिया हुआ है, उसको आपको फॉलो करवाना है आगे जाके, बरोबर है। तो वो बोल रहा है कि लॉ नहीं है वो, ओके, सब्सटीट्यूट नहीं है वो लॉ का ऑफ द कंट्री। दे आर कॉल्ड डायरेक्टिव प्रिंसिपल बिकॉज द गवर्नमेंट हैज टू टेक देम इनटू कंसिडरेशन। आपको उसको समझना है और उसके बेस पे आगे काम करना है वाइल मेकिंग द लॉ। लॉ बनाने के टाइम आप उसको देखो। फिर आपने भाई वुमन का कंडीशन बहुत खराब है, मतलब उनको पैसा नहीं मिल रहा है, लड़की लोग को पढ़ने का पैसा नहीं है, फिर वो एक लॉ बना देंगे कि भाई हर एक गवर्नमेंट को है ना, अगर वुमन है, अगर फीमेल है, तो उसको है ना इतना इतना सब्सिडी मिलेगा, बराबर, उतना एजुकेशन के अंदर। तो आपको इतना समझो 40,000 फीस है, तो अगर लड़की है तो उसको 25,000 फी माफ, खाली 15,000 फी भरना है उसको। तो ऐसा लॉ बना दिया। क्यों बना है, तो उन्होंने प्रिंसिपल में लिखा है कि भाई लड़की लोग का कंडीशन बहुत प्रॉब्लमेटिक है, ओके। दे आर पेरेंट्स अलाउ नहीं करते पढ़ने के लिए। क्यों नहीं करते, भाई पैसा नहीं है। अच्छा पैसा नहीं है तो चलो ये लॉ बना देते, तो एटलीस्ट लड़की लोग का पढ़ाई बढ़ेगा आगे। तो वैसा पूरा ढांचा बनाया हुआ है। और खाली लिखा लिखा है आपने, इंडिया और आयरलैंड में ही है ऐसा डायरेक्टिव प्रिंसिपल का फंडा, और कहाँ पे भी नहीं है। दिस प्रिंसिपल कंटेन लॉफ्टी आइडिया, डीप ह्यूमन थॉट, बड़ो बहुत सोच के बनाया हुआ है ये सब चीज। बिलीफ एंड द नॉलेज, दिस प्रिंसिपल आर नॉट फाउंड इन एनी अदर कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब और कहाँ पे भी कोई भी कंट्री में ये चीज नहीं है, ये फॉलो नहीं होता है। अपने हिसाब से वो लोग करते हैं नो डाउट, बट ऐसा कोई ड्राफ्टेड चीज नहीं है। तो बोला भाई डायरेक्टिव प्रिंसिपल कब से बोल रहे, कहाँ से आया, कहाँ से आइडिया आया ऐसा करने के लिए। तो भाई द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ आयरिश पब्लिक, ओके, आइलैंड है ना, आयरलैंड, वहां से उन्होंने क्या किया, वहां से लिया हुआ है कंटेंट, बहुत सारे चीज वहां से उन्होंने ली है, कंसीडर की है, बराबर। विच कंटेंट द प्रिंसिपल ऑफ सोशल पॉलिसी फॉर द गाइडेंस ऑफ लेजिस्लेटर। तो बहुत सारे जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल है, हमने आयरिश गवर्नमेंट है आयरलैंड वाली, वो मैंने देखा गूगल किया था, 33,000 ईयर्स पुराना वो मतलब ये समाज है, मतलब पुराना कल्चर है आयरिश कल्चर। तो वहां से उन्होंने बोला कि हाँ भाई ये देखो ये अच्छा है, ये कंट्री वाले अच्छी तरह फॉलो कर रहे हैं इसको, और अच्छा चल रहा है ये, तो चलो क्यों नहीं हम फॉलो कर रहे इसमें से। तो वो लिया हमने। फिर उन्होंने और क्या लिया था, द डिक्लेरेशन ऑफ राइट ऑफ मैन एंड सिटीजन ऑफ रिवोल्यूशनरी फ्रांस। तो फ्रांस में जो रिवोल्यूशन हुआ था उसके अंदर कुछ तो राइट्स थे मैन एंड सिटीजन के, तो वहां से उन्होंने बहुत सारे पॉइंट कंसिडर किए, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में डाल दिया, डायरेक्टिव प्रिंसिपल में ऐड किया। फिर उन्होंने क्या लिया, महात्मा गांधी के आइडिया, सोचो ये भी एक बड़ी बात है। तो महात्मा गांधी ने बहुत सारे अपने पॉइंट्स लिखे थे कि भाई इसको ये होना चाहिए, अगर ट्राइबल कास्ट है तो उनको ये कोटा सिस्टम में अलाउ करना चाहिए। तो वो सब चीज उन्होंने डायरेक्टिव प्रिंसिपल में कंसीडर की। तो द फैक्ट दैट द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑल्सो कंटेन गांधीयंस प्रिंसिपल, तो गांधी जी के जो प्रिंसिपल थे उसमें से उन्होंने बहुत सारे प्रिंसिपल ऐड किए, ओके। इज सफिशिएंट proof that ideas of Mahatma Gandhi had influenced the framer of the constitution। तो उनके जो पॉइंट्स थे, उनकी जो थॉट थी, वो उनको बहुत अच्छी लगी जब भी फ्रेम करने बैठे, बराबर है। जब ये फॉर एग्जांपल मैं और अर्जुन फ्रेम करने बैठे कि चलो हम डायरेक्टिव प्रिंसिपल, हम लोग एक लिस्ट बनाते हैं कि इसके बेस पे गवर्नमेंट फॉलो होना चाहिए, गवर्नमेंट को राज कंट्री चलाना है। तो अभी हम क्या करेंगे, बहुत सारी चीज सर्च करेंगे, तो तभी हमको पता चला अरे गांधी जी के ये सब पॉइंट तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तो लेना ही पड़ेगा, बहुत अच्छा है देश के लिए। तो गांधी जी की चीज उनको इन्फ्लुएंस कर गई फ्रेमर को। द चार्टर ऑफ ह्यूमन राइट्स फ्रेम बाय द यूनाइटेड नेशन, तो एक डॉक्यूमेंट है, मतलब चार्टर मतलब डॉक्यूमेंट रिलीज बाय द यूएन, यूनाइटेड नेशन का ह्यूमन राइट्स। तो उन्होंने कुछ लिखा था ह्यूमन राइट्स के रिलेटेड, तो हमने वहां से भी वो लिया हुआ है पॉइंट्स। The Universal Declaration of Human Rights was adopted by the UN when the Constitution Assembly was deliberating over the Indian Constitution। मतलब अल्टीमेटली ये सब लेके पूरा हमारा एक बड़ा सा डायरेक्टिव प्रिंसिपल का लिस्ट हमने बनाया, जिसके बेस पे गवर्नमेंट आगे देश चला सकती है। अच्छा मेरे पास है, आई थिंक सो मैंने आप लोग को भेजा भी है, अगर किसी को पता रहेगा तो, मे बी हिस्ट्री
देखो ना ग्रुप में मैंने भेजा था क्या, तो इतना सारा हो गया ना, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू फॉलो। मैंने ये जो है ना, ठीक है ध्रुवी, इम्पोर्टेंस ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल। हाँ Importance of directive principles. Like in the case of fundamental rights, there is a difference of opinion regarding the importance of the directive principles of state policy. The main difference of opinion surrounds their non-justiciable nature. Fundamental rights are justiciable. This is to say citizens can move the court to get their rights, but directive principles are not justiciable. Despite these limitations, the directive principles are very important. This importance stems from the following. First, directive principles are in the nature of a pledge made by the framers of the Constitution to the people of India. They provide a framework, political, social, and economic program for a modern democratic state. Second, the directive principles give guidelines to the government to make laws and draft their policies according to these fundamental principles, which summarize the objectives of our Constitution. They provide an element of permanence in a democracy. Third, they provide a measure to judge a government's performance. Fourth, the directive principles direct the government to move towards the goal of a welfare state. They reflect the ideas of justice, liberty, equality, and fraternity mentioned in the preamble. Fifth, they enlighten and educate the people of what they can expect from the politicians whom they vote to power. Sixth, they provide a direction to courts in the respect of safeguarding the rights of the citizens. Seventh, since public opinion backs the directive principles, the goal of establishing social and economic order is clearly laid out before the government. Eighth, the 42 Amendment Act 1976 provides that if a law is made to give effect to any of the directive principles, it will not be declared unconstitutional even if it takes away any of the rights under Articles 14, 19, and 31. This provision is of great importance for the implementation of the directive principles. It also makes it clear that in case of any conflict between the directive principles and fundamental rights, the former shall prevail. This is because the welfare of the people as a whole is of paramount importance over that of an individual. However, the directive principles are not enforceable by any court of law in the country. This in effect means that the citizens cannot move the courts of law if the government fails to implement these directives. But on moral grounds, both the government and the courts have to take uh, cognizance कॉग्निजेंस, of these directives. कॉग्निजेंस मतलब आपको समझना है, तो गहरी समझ, बराबर में लिखा हुआ है। ओके वेट, तो ये के बाद में एक पैराग्राफ रहेगा, बाद में देख लेना, हो जाएगा फिर आज ये भी खत्म कहानी 5 बजे तक। तो इंपॉर्टेंस है, बट ये देखो इसमें बहुत सारे क्वेश्चन एकदम सीधे सीधे क्वेश्चन आ सकते हैं। ओके, मीनिंग ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल वो आएगा, सोर्स आएगा, इजी है सोर्स, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 4-5 सोर्स है वो आएगा। इंपॉर्टेंस ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल, ठीक है, क्या बोल रहे थे, लाइक in case of fundamental right there is a difference of opinion regarding the importance of directive principle of state policy. Okay, तो like in case of fundamental right, जो आपका फंडामेंटल राइट है बस स्पीच, ओके, राइट टू स्पीच, राइट टू एजुकेशन, देयर इज अ डिफरेंस ओपिनियन रिगार्डिंग द, तो जैसे फंडामेंटल राइट तो एकदम सीधा सीधा है, लेकिन डायरेक्टिव प्रिंसिपल में अलग अलग ओपिनियन है सबके कि ये करना है ये नहीं करना है, बराबर, एक कोई स्टेट फॉरवर्ड कोई आपका डायरेक्शन समाउ नहीं मिलता है समटाइम। द मेन डिफरेंस ऑफ ओपिनियन सराउंड्स देयर नॉन जस्टिसेबल नेचर। तो क्यों है कि उसमें आप जैसे लिखा ना, आप कोर्ट में नहीं जा सकते, जस्टिसेबल नहीं है, मतलब गवर्नमेंट ने मतलब डायरेक्टिव प्रिंसिपल में बोला है कि हेल्प द फार्मर। अभी समझो कोई गवर्नमेंट आई नेक्स्ट ईयर और वो फार्मर को हेल्प नहीं कर रही है, तो उसको कुछ नहीं कर सकते आप, बरोबर है। वर्स्ट के सीनियर में ऐसा होगा, नेक्स्ट टाइम फार्मर उनको वोट नहीं देंगे बिकॉज फार्मर के लिए उन्होंने कुछ भी नहीं किया, वो हो सकता है। बट एट प्रेजेंट आप उसको कोर्ट में गवर्नमेंट को लेके नहीं जा सकते। अरे भाई तुमने देखो डायरेक्टिव प्रिंसिपल में लिखा है कि भाई वुमन को प्रोटेक्ट करना है इन 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 केस ऑफ
कोई कोटा सिस्टम देना है, रिजर्वेशन देना है एजुकेशन में या कोई जॉब में, ऐसा लिखा हुआ है, बट आपने तो रिजर्वेशन नहीं दिया। वुमन मिल के बोलेगी गवर्नमेंट को, तो गवर्नमेंट बोलेगी नहीं नहीं अभी रिजर्वेशन के लिए हमारे पास कोई ऑप्शन है नहीं, अभी हम देखेंगे आगे जाके, अभी तो नहीं दे पाएंगे, तो आप उसको कोर्ट में लेके नहीं जा सकते हो। तो नॉन जस्टिसेबल है वो, ओके, इन नेचर। फंडामेंटल राइट्स आर जस्टिसेबल। तो आपको फ्रीडम में स्पीच का बोला, ओके, फ्रीडम टू स्पीच, फ्रीडम टू राइट, फ्रीडम टू एजुकेट, वो सब आपको नहीं मिला तो आप कोर्ट में जा सकते हो, इसमें नहीं जा सकते। दैट इज टू से सिटीजन के मूव द कोर्ट टू गेट देयर राइट्स, जा सकते हो आप राइट्स के लिए, इसके लिए नहीं जा सकते, ओके, डायरेक्टिव प्रिंसिपल के लिए नहीं जा सकते। बट डायरेक्टिव प्रिंसिपल आर नॉट जस्टिसेबल, ठीक है। डिस्पाइट दिस लिमिटेशन, मतलब कोर्ट में नहीं जा सकते, मतलब क्या होगा, अल्टीमेटली आपने ऐसा लॉ बनाया लेट्स से जिसका वैलिडेशन इतना पावरफुल नहीं है, तो देयर आर मोर चांसेस कि वो होगा नहीं, बराबर। अभी जैसे मैंने बोला फॉर एग्जांपल कि आप 5 बार लिख के आना, ऐसा करके मैंने बोला, फिर आप उसको, मतलब मैं बोलूंगा ठीक है लिख के आना है तो लिख के लाओ, नहीं तो कोई बात नहीं, कुछ होगा नहीं, तो फिर 100% चांस है कि आप लिख के नहीं आओगे। बट मैंने ऐसा बोला कि अगर लिख के नहीं लाए देन आई विल कॉल योर पेरेंट्स, या मैं आपको क्लास से निकाल दूंगा। अगर मैंने ऐसा बोला तो वो इम्प्लीमेंट होने का चांसेस हाई है। तो वैसा ही है, अभी मैंने राइट हो गया, मतलब मेरा राइट 5 बार लिख के आओ नहीं तो ये पनिशमेंट, राइट्स हो गए वो। बट मैंने बोला 5 बार लिख के आओ, लिखना है तो लिखो, नहीं तो ठीक है, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, मैं कुछ पनिशमेंट नहीं दूंगा, वो हो गया प्रिंसिपल, वैसा है। डिस्पाइट दिस लिमिटेशन द डायरेक्टिव प्रिंसिपल आर वेरी इंपॉर्टेंट, बट इंपॉर्टेंट तो है, 5 बार लिखना जरूरी है, लिखोगे तो आएगा, तो एग्जाम में अच्छा कर पाओगे। तो क्या बोला है, दिस इंपॉर्टेंट स्टेम फॉर द फॉलोइंग, क्या हुआ, क्यों कर रहे हैं हम लोग ऐसा। डायरेक्टिव प्रिंसिपल इन नेचर ऑफ ए प्लेज मेड बाय द फ्रेमर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द पीपल ऑफ इंडिया, दे प्रोवाइड अ फ्रेमवर्क। तो ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल क्या, एक ढांचा बनाता है, ओके, आगे काम करने के लिए, लॉ एंड ऑर्डर बनाने के लिए, फॉर्म करने के लिए। दे प्रोवाइड अ फ्रेमवर्क, पॉलिटिकल, सोशल एंड इकोनॉमिक प्रोग्राम। तो हर एक केस में, मतलब नॉट ओनली पॉलिटिकल रिलेटेड, इस इकोनॉमिक में भी, ओके, हाउ यू कैन एंगेज विद द फाइनेंशियल टर्म विद द फॉरेन कंट्री, क्या करना चाहिए, तो उसके लिए भी डायरेक्टिव प्रिंसिपल है कि भाई तुम्हें ना ये कंट्री के साथ इतना ही काम करना, ओके, डोंट गो बियॉन्ड दिस, ऐसा करके कुछ लिखा रहेगा। तो हर एक केस में है, ओके, नॉट ओनली सोशल केस, अभी तक हम जो बात कर रहे हैं सोशल केस बात कर रहे हैं, नॉट पॉलिटिकल, नॉट इकोनॉमिक, बट उस सबके लिए डायरेक्टिव प्रिंसिपल है। फॉर अ मॉडर्न डेमोक्रेटिक स्टेट द डायरेक्टिव प्रिंसिपल गिवन गाइडलाइंस टू द गवर्नमेंट। अभी गवर्नमेंट चला रही है, गवर्नमेंट किसको पूछेगी, किसको फॉलो करेगी, तो भाई ये प्रिंसिपल को फॉलो करना है तुमको, ठीक है। टू मेक लॉ एंड ड्राफ्ट देयर पॉलिसी अकॉर्डिंग टू दिस फंडामेंटल प्रिंसिपल्स विच समराइज द ऑब्जेक्टिव ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। तो वो हमारे पूरे कॉन्स्टिट्यूशन का मेन गोल है, उसको आप फॉलो करो तो ऑटोमेटिकली आपका देश तरक्की करेगा। दे प्रोवाइड एन एलिमेंट ऑफ परमानेंस इन अ डेमोक्रेसी, मतलब आपको एक फायदा देगा जो आगे जाके आपको, मतलब यू विल बी इन गुड पोजीशन, आपकी जो छवि अच्छी हो जाएगी, आपकी इमेज अच्छी हो जाएगी व्हेन यू फॉलो द डायरेक्टिव प्रिंसिपल। तो हर एक गवर्नमेंट क्या करती है, ये प्रिंसिपल को फॉलो करती है। मतलब अल्टीमेटली ये क्या है, प्रिंसिपल किसके लिए बनाया गया, हमारे लिए, सोसाइटी के लिए, कंट्री के लिए, क्योंकि हर एक इंडिविजुअल के लिए। तो ये सब अगर आप फॉलो करोगे तो ऑटोमेटिकली वो गवर्नमेंट का काम अच्छा होने लगेगा, ओके, वैसा करके उन्होंने बोला हुआ। जैसे फार्मर का एग्जांपल दिया, बरोबर, फार्मर के लिए आपने अच्छा काम किया तो क्या होगा, ऑटोमेटिकली फार्मर रिटेन रहेंगे, आगे जाके वो खेती करेंगे तो हमको अच्छा ग्रेन मिलेगा। तो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट फूड, नहीं तो फूड क्राइसिस हो जाएगा कंट्री में। तो क्या होगा, तो देखो डायरेक्टिव प्रिंसिपल फॉलो किया आपने, फार्मर को बचाना है, तो ऑटोमेटिकली वो आगे जाके आपको फायदा देगा। तो गवर्नमेंट को भी फायदा है, गवर्नमेंट रिटेन रहेगी। दे प्रोवाइड अ मेजर टू जज अ गवर्नमेंट्स परफॉर्मेंस। तो अगर डायरेक्टिव प्रिंसिपल फॉलो हो रहा है, मतलब फार्मर को हेल्प हो रही है, मतलब गवर्नमेंट अच्छा काम कर रहा है। वुमन को हेल्प हो रही है, कहाँ पे लिखा है वुमन को हेल्प करना, डायरेक्टिव प्रिंसिपल। अच्छा, वुमन को हेल्प हो रही है मतलब गवर्नमेंट अपना काम प्रॉपर कर रही है, वैसा। The directive principle direct the government to move towards the goal of welfare. Okay, welfare मतलब हर एक को खुश रखना है, हर एक को अच्छी लाइफ देनी है। जैसे फ्री गैस, ओके, एजुकेशन फ्री देना है,
ठीक है, एवरीबडी हैज टू घर, हाउस होना चाहिए, देखो मैं लिखा है यहाँ पे, कोई कोई एक एग्जांपल, घर होना चाहिए, हर एक गरीब का घर होना चाहिए। ठीक है, आगे है आपका जो ओमिट है ना, उसमें लिखा है आवास योजना, हम करेंगे लास्ट में, थोड़ा 2 मिनट 5 मिनट में कर लेंगे। इसके रिलेवेंस है सब चीज, वो पता नहीं क्यों ओमिट किया। ओके, क्या लिखा है, वेलफेयर ऑफ स्टेट, पूरा सबका भला होना चाहिए, गवर्नमेंट को ऐसा काम करना है। दे रिफ्लेक्ट द आइडियाज ऑफ जस्टिस, लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी मेंशन इन द प्रीएम्बल। तो ये क्या होता है, अल्टीमेटली प्रीएम्बल में जो लिखा है, सबको जस्टिस मिलना चाहिए, सबको लिबर्टी मिलनी चाहिए, तो वो सब चीज डायरेक्टिव प्रिंसिपल में लिखा हुआ है अल्टीमेटली, तो वो फॉलो होना चाहिए। दे एनलाइटन एंड एजुकेट द पीपल ऑफ व्हाट दे कैन एक्सपेक्ट फ्रॉम द पॉलिटिशियन whom they vote for the power। तो अभी मैं तो वोट करके आया, लेकिन मुझे पता ही नहीं मुझे क्या चाहिए गवर्नमेंट से, तो भाई मुझे तो अच्छे रोड चाहिए। ओके, मुझे ऐसा चाहिए कि देयर शुड बी ए गवर्नमेंट हॉस्पिटल इन माय एरिया, तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल में सब लिखा है वो सब चीज, कि भाई इन योर एरिया देयर शुड बी सर्टेन किलोमीटर में एक हॉस्पिटल होनी चाहिए, सर्टेन एरिया के अंदर 15-50 किलोमीटर के रेडियस में एक स्कूल होनी चाहिए, तो वो सब लिखा है। तो मुझे पता चलेगा, हाँ भाई ये होना चाहिए, क्यों नहीं किया आपने, मतलब आप नहीं कर रहे हो, यू आर नॉट ए गुड गवर्नमेंट, ऐसा। दे प्रोवाइड अ डायरेक्शन टू कोर्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ सेफ गार्डिंग द राइट ऑफ द सिटीजन। तो कोर्ट को भी डायरेक्ट करता है कि भाई देखो ये सिटीजन के राइट्स है, तो आप देखो उसको देखो प्रॉपर, अगर आपके पास कोई भी केस आ रहा है जहाँ पे राइट वायोलेट हो रहा है, तो आप वो हिसाब से गाइड करो। सी पब्लिक ओपिनियन बैक्स द डायरेक्टिव प्रिंसिपल। तो पब्लिक ओपिनियन हम बेसिकली हमारे लिए है, तो हम तो उसको सपोर्ट करेंगे, डायरेक्टिव प्रिंसिपल को, बैक मतलब उसको सपोर्ट कर रहे हैं। द गोल ऑफ एस्टेब्लिशिंग सोशल एंड इकोनॉमिक ऑर्डर इज क्लियरली लेड आउट बिफोर द गवर्नमेंट। मतलब हम सी अल्टीमेटली वी आर द गवर्नमेंट, हम किसी को वोट कर रहे हैं, तो हम जिसको जो पॉइंट को सपोर्ट कर रहे हैं, तो गवर्नमेंट को कंपलसरी उसको फॉलो करना पड़ेगा, नहीं तो हम क्या करेंगे, नेक्स्ट टाइम वोट नहीं करेंगे उनको, दूसरी गवर्नमेंट लेके आएंगे, वैसा। देन the 42nd Amendment Act 1976 provide that if a law is made to give effect to any of the directive principle, it will not be declared unconstitutional even if it takes away any of the right under Article 14, 19 and 31। मतलब क्या बोल रही है कि अगर ये अमेंडमेंट किया है जो 42nd अमेंडमेंट के अंदर, प्रोवाइड इफ अ लॉ इज मेड, अगर ऐसा अल्टीमेटली वो लोग ऐसा कहना चाहते हैं कि अगर कोई ऐसा लॉ बना, बरोबर है, जिसमें कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है डायरेक्टिव प्रिंसिपल और लॉ में, बरोबर, ऐसा कुछ बन गया, ऐसा आपने गवर्नमेंट ने कुछ बनाया कि जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल को फॉलो नहीं कर पा रहा है वो लॉ, ओके, उसके कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, तो क्या करेंगे फिर, जज क्या करेगा, किसको फॉलो करेगा, तो वो बोला कि जब भी ऐसा कुछ हो रहा है तो आपको डायरेक्टिव प्रिंसिपल को सुपीरियर कंसीडर करना है, फिर वो टाइम पे आपको डायरेक्टिव प्रिंसिपल को गिनना है, क्योंकि वो लोग ने बोला हुआ है कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल है ना, वो हम सबके लिए बना हुआ है, मतलब एक पर्टिकुलर कास्ट या पर्टिकुलर सेगमेंट को कंसीडर करके नहीं बनाया है, ये पूरे नेशन को, पूरी सोसाइटी को कंसीडर करके डायरेक्टिव प्रिंसिपल बना है, तो वो ज़्यादा सुपीरियर है। तो अगर आपको ऐसा कोई केस आ रहा है, ऐसी कोई सिचुएशन आ रही है, दैट टाइम यू हैव टू फॉलो द डायरेक्टिव प्रिंसिपल, ऐसा करके वो उन्होंने बोला हुआ है। तो लिखा है दिस प्रोविजन इज ऑफ ग्रेट इंपॉर्टेंस फॉर द implementation of directive principle. It also make it clear that the cause of any conflict between directive principle and fundamental rights, the former मतलब directive principle shall prevail, उसको रखना है आपको, consider उसको करना है। This is because the welfare of the people as a whole is of paramount importance over that of an individual। मतलब एक सिंगल का इंटरेस्ट से पूरी सोसाइटी का इंटरेस्ट ज़्यादा मायने रखता है। ओके, सिंगल केस हुआ, सिंगल पर्सन है, उससे हमको कोई कंसर्न नहीं है, इट हैज टू बी रिलेवेंट टू होल सोसाइटी, होल नेशन। ये पूरा ये पैराग्राफ का मीनिंग वो है, थोड़ा कॉम्प्लेक्स है बट ठीक है, कंसेप्ट समझ लो। इतना सब लिखने को तो मुझे नहीं लग रहा है वो लोग पूछेंगे, बस स्टिल मेन पॉइंट देख लेना। हाउएवर द डायरेक्टिव प्रिंसिपल आर नॉट एनफोर्सेबल, आप उसको जबरदस्ती थोप नहीं सकते, ओके, आप कोर्ट में नहीं जा सकते, बाय एनी कोर्ट ऑफ लॉ इन द कंट्री, ठीक है, आप कंट्री लॉ कोर्ट में नहीं जा सकते अगर डायरेक्टिव प्रिंसिपल कोई गवर्नमेंट फॉलो नहीं कर रही है तो। दिस इन इफेक्ट मीन्स दैट द सिटीजन कैन नॉट मूव द कोर्ट ऑफ लॉ इफ द गवर्नमेंट फेल टू इम्प्लीमेंट।
ओके दिस डायरेक्टिव्स मतलब वेलफेयर का हमने ऐसा है, देखो उसमें बोला है फ्री गैस मिलना चाहिए, ठीक है, ऐसा एक है सबको घर मिलना चाहिए, बट गवर्नमेंट के पास इतने सोर्स नहीं है, ठीक है, या इतना पैसा नहीं है कि सबको घर दे दे, तो वो ट्राई करेगी, मतलब इतने करोड़ लोग में से 10% लोग को घर प्रोवाइड किया उसने अभी तक, तो चलेगा, मतलब ठीक है वो एक रास्ते पे तो चल रही है, बट आप उसको बोल नहीं सकते, गवर्नमेंट में केस नहीं कर सकते, अरे मुझे मेरे पास तो घर है ही नहीं, मैं तो भाड़े से रह रहा हूँ, रेंट पे रह रहा हूँ 10 साल से, नहीं बोल सकते ऐसा, ठीक है, वो हेल्प करने का ट्राई करेगी बट नॉट मैंडेटरी, बट ऑन मोरल ग्राउंड बोथ गवर्नमेंट एंड कोर्ट, लेकिन कोर्ट और गवर्नमेंट को देखना चाहिए, हाँ भाई इसके पास घर नहीं है तो हमको कुछ करना चाहिए, ओके उसके लिए कुछ हमको वी हैव टू गिव सम फैसिलिटी, तो कुछ ना कुछ हेल्प करो, वेलफेयर मतलब सोसाइटी को आगे बढ़ने के लिए, ओके अभी गैस का है, फ्री गैस देना चाहिए, बराबर, आपका बेसिक है ना वो, तो मतलब खाना क्या बनाओगे, नहीं तो हम लोग को सी ये सब चीज आपको समटाइम वी फील कि ये सब क्या है, मतलब व्हाई वी आर टॉकिंग अबाउट गैस एंड हाउस एंड ऑल, बट ऐसा नहीं है, देयर आर करोड़ ऑफ पीपल दे डोंट हैव इवन खाना बनाने के लिए उनके पास फ्यूल नहीं है, उनके पास रहने के लिए एक झोपड़ा भी नहीं है, ठीक है, तो ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, तो गवर्नमेंट ये सब देखती है, वो करती है, आगे आएगा मैं आपको बताऊंगा, आवास योजना है, ओके बाद में मेडिकल के रिलेटेड भी है, प्रधानमंत्री को योजना है वो भी एक, तो वो भी 2-3 ऐसी स्कीम है, वहां पे जाके आपको फ्री मेडिकल मिलेगा 10 लाख तक, ओके आपको घर भी मिलेगा सर 5 लाख फॉर 70 इयर्स प्लस, 5 लाख है कि 10 लाख बढ़ा है, 10 लाख है शायद, सर अभी 5 लाख ही है, 5 लाख है हाँ, ठीक है, नाउ वेलफेयर स्टेट में ही पढ़ लेता हूँ, नाउ a welfare state is a state which seek to ensure the maximum happiness of maximum number of people living within the territory, मतलब वेलफेयर मतलब ऐसा होगा सब खुश होने चाहिए भाई, अच्छी तरह सब रहना चाहिए, तो हमारा ग्रोथ सबके साथ होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए भाई अभी आपके घर में समझो 4 भाई बहन है, तो दो को बहुत पॉकेट मनी दे रहे मम्मी पापा, और 2 को बेचारे को बिस्किट खाने का पैसा नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए, मतलब तो सब इक्वली ग्रो होना चाहिए, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया सीक टू एस्टेब्लिश इंडिया एज ए वेलफेयर स्टेट, ठीक है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऐसा सोच रहा है, ऐसा बनाया है उन्होंने कि वे सब साथ में अच्छी तरह ग्रो कर पाए, ऑल्दो द वर्ड वेलफेयर स्टेट आर नॉट स्पेसिफिकली मेंशन, तो वो उस कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा वेलफेयर वर्ड वापरा नहीं है, बट जो पॉइंट्स है वो ऐसा इम्पैक्ट दे रहे हैं, उससे पता चल रहा है कि सबका अच्छा भला हो, सबका अपने राइट्स प्रोटेक्ट हो, सब खुशी से जिए करे, मतलब आगे लाइफ उनका स्पेंड करे, वैसा करके सब पॉइंट्स ऐसे दिख रहे हैं जिससे अपने को पता चल रहा है इट इज अ वेलफेयर स्टेट, द एम एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ वेलफेयर स्टेट आर क्लियरली पॉइंटेड आउट इन द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी, 3 डायरेक्टिव, this directive emphasizes that the goal of the Indian polity is a welfare state, पॉलिसी आना चाहिए पता नहीं, तो अल्टीमेटली अपनी जो भी लॉज एंड ऑर्डर है, जो प्रिंसिपल्स है, वो हमारे इस गाइड, हमारा गोल एक ही है कि एवरीबॉडी हैज टू बी हैप्पी, where the state has a positive duty to ensure to its citizen social and economic justice, और बाकी अपने हर एक को सिटीजन को सोशल जस्टिस मिलना चाहिए, इकोनॉमिक जस्टिस मिलना चाहिए, एंड डिग्निटी उसकी रिस्पेक्ट होनी चाहिए टू द इंडिविजुअल, हर एक का रिस्पेक्ट होना चाहिए, बोथ द यूनियन एंड द स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट दिल्ली, एंड स्टेट गवर्नमेंट महाराष्ट्र हैव ओवर द पास्ट 6 डिकेड 60 साल से टेकन स्टेप टू इम्प्लीमेंट डायरेक्टिव प्रिंसिपल, तो उन्होंने सब ने ये सब प्रिंसिपल को कंसीडर करके अपनी पॉलिसी फॉर्म की है, which aim to establish social and economic democracy, the basic goal of welfare state.